Hello students, very good morning to all of you. Myself Dheeraj Jain from Shri Vijayanagar district Shri Ganganagar Rajasthan. आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास के अंदर हम स्टूडेंट्स आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम बेसिकली इंडस्ट्रियल लॉ को डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्रियल लॉ अपने आप में एक वाइडर सब्जेक्ट है। ये बेसिकली लॉ से रिलेट करता है, यानी हम बात करें तो एक्ट से रिलेटेड करता है। जो हमारे लेबर के लिए जो भी रूल्स रेगुलेशन बने थे वो इसी लॉ के अंदर बने थे, इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर। तो बेसिकली इसको स्टार्ट करने से पहले आप सब ये समझ लें कि इंडस्ट्रियल क्या होता है और लॉ क्या है। तो बेसिकली लॉ तो वो है एनी पावर गिवन बाय लॉ बाय गवर्नमेंट थ्रू एक्ट इज कॉल्ड लॉ। कोई भी शक्ति अगर सरकार द्वारा दी जाती है तो उसे लॉ बोला जाता है। और अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल लॉ की, तो इंडस्ट्रियल लॉ का मतलब क्या है कि वो लॉ जो जहां कहां लगता है, इंडस्ट्री पे लगता है। इंडस्ट्री यानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे, उद्योगों पे लगता है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियल लॉ। तो अभी तक हमने ये पढ़ा है इंडस्ट्रियल लॉ क्या है। ऐसा लॉ जो इंडस्ट्री पे लगता है इंडस्ट्रियल लॉ कहलाता है। लॉ ऐसी कोई पावर जो गवर्नमेंट के थ्रू मिलती है किसी न किसी एक्ट के थ्रू, उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल एक्ट। अब बेसिकली इंडस्ट्रियल एक्ट आया कब था तो उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं, इंडस्ट्रियल एक्ट बना था 1948 में। 1948 में तो हमारा जो इंडस्ट्रियल एक्ट है वो है इंडस्ट्रियल लॉ या इंडस्ट्रियल एक्ट 1948। अब स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियल एक्ट की अगर हम पूरी चर्चा करें तो इंडस्ट्रियल एक्ट है क्या और वो कैसे क्रिएट हुआ, क्या क्या उसमें रीजंस थे क्रिएट होने के, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक एक करके हम डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ी सी चीज़ों को समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि सरकार जो हमारी थी 1872-73 में, उन्होंने कारखानों की कार्यदिशाओं को नियंत्रित करने के लिए एक इंडस्ट्री लगानी थी, क्योंकि सारी इंडस्ट्रियां अलग अलग होती थी। उस टाइम हमारी इंडस्ट्री चलती नहीं थी, हमारे पास सिर्फ एक इंडस्ट्री थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। यानी हम बोले तो हाथ से बने हुए जो वस्त्र थे वो बिकते थे, हाथ से बने हुए कलाकारियां, कृतियां, पेंटिंग्स वो बिकती थी। क्योंकि पुराने टाइम में ब्रिटिश लोग हमारे पर राज करते थे, उस टाइम हम सिर्फ क्या करते थे, पुरानी चीजों को ही बेचते थे। अगर हम बात करें तो सबसे पहले इंडस्ट्री आई थी, वो आई थी 1881 में। इंडस्ट्री का एक्ट बना था 1881 में। इसकी शुरुआत हो गई थी 1881 से। लेकिन 1881 में जो इंडस्ट्री आई थी, इंडस्ट्री का एक्ट आया था, इंडस्ट्री एक्ट आया था 1881 में, 1881 में। लेकिन इसमें कुछ भी बहुत बार परिवर्तन किए गए थे इस एक्ट में। 1881 में जो एक्ट आया था ना, उसमें बहुत बार परिवर्तन किए गए थे और परिवर्तनों के बावजूद भी वो कारखाना ढंग से नहीं बना। उसके बाद इसी एक्ट को चेंज करके एक्ट बनाया गया, 1934 बनाया गया। कौन सा? 1934। मतलब कारखाना एक्ट का नाम चेंज नहीं किया, ईयर चेंज कर दिया। 1881 से क्या कर दिया, 1934 कर दिया। यानी उस एक्ट की सिर्फ ईयर चेंज कर दिए। ईयर मैंने 1881 से 1934 कर दिया। पहले 1881 था, फिर उसको चेंज करके 1934 कर दिया था। फिर बात करके इस अधिनियम को फिर चलाया गया और ये अधिनियम जो बना था वो श्रम आयोग की सिफारिशों पे बना था। किसके आयोग की सिफारिशों पे? श्रम आयोग की सिफारिश से ये एक्ट बना था, की सिफारिश से। ठीक है, ये एक्ट बना था श्रम आयोग की सिफारिशों से बना था। अब अगर बात करें तो 28 अगस्त 1948 को एक नया कारखाना अधिनियम फिर बनाया गया, क्योंकि कुछ कारखाने फिर ऐसे थे वो उन्होंने पंगे लिए। तो फाइनली जाकर 1948 में हमारा कारखाना एक्ट बन गया। मतलब कारखाना एक्ट 3 बने हुए हैं। 1881 फिर वो नहीं चला, उसमें परिवर्तन किया 1934, फिर उसमें परिवर्तन किया 1948। इसके बाद अगर हम बात करें तो 28 अगस्त को ये अधिनियम पूरी तरह से लागू हो गया था। 28 अगस्त को ये लागू कब हुआ था? 28 अगस्त को। लेकिन 28 अगस्त के बाद भी इस पे कोई गवर्नर की स्वीकृति नहीं मिली थी।
तो 23 सितंबर को गवर्नर की स्वीकृति मिली, 23 सितंबर को। 28 अगस्त को तैयार हो गया, गवर्नर ने सिग्नेचर कर दिए 23 सितंबर को, और 1 अप्रैल 1949 से ये लागू हो गया। 1 अप्रैल 1949 से लागू। तो यहां पर गवर्नर की स्वीकृति हुई थी, ये बन गया था, और लागू कब हुआ? 1949 में। तो तीनों डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 1949। गवर्नर कब बना? गवर्नर ने सिग्नेचर कब किए? 23 सितंबर 1948 को, और 28 अगस्त 1948 को ये पूरी तरह से बन गया था। तीनों पॉइंट आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वापस रिपीट कर लेता हूं मैं। 28 अगस्त 1948 को पारित हो गया था। 23 सितंबर को गवर्नर जनरल से स्वीकृति मिल गई थी, और 1 अप्रैल 1949 से लागू हो गया था। इसके बाद हम बात करें, इसके बाद भी इसमें 3 बार परिवर्तन किए गए थे। इसमें भी 3 बार परिवर्तन करे हुए थे। 3 बार परिवर्तन करने के बाद ये एक्ट पूरी तरह से अपने अस्तित्व में आया था। ये एक्ट अपने अस्तित्व में कैसे आया? देखना भी स्टूडेंट्स, ये एक्ट अपने अस्तित्व में कब आया था? तो यहां पर आपको चीज दिख रही होगी, क्लियर करिए। तो सबसे पहली बात 1948 में फिर बन गया, लेकिन फिर उसमें 3 बार परिवर्तन हुए थे, 1956, 76 और 87। 1956, 1976 और 1987 में 3 बार परिवर्तन हुए थे। लेकिन परिवर्तन मतलब परिवर्तन तो होते रहते हैं। देखो, हमारे एक्ट कभी भी हमारे नहीं हुए, तो हमने सिर्फ लोगों के लिए, ब्रिटिश के लिए, कभी किसी के लिए वो एक्ट हमने परिवर्तित किए हैं। और परिवर्तित कब कब किया? क्योंकि हर चीज की एक रिक्वायरमेंट होती है, वो चीज उस एक्ट में नहीं होती तो हमें कहीं ना कहीं से डालनी पड़ती है। जैसे कभी एक्ट बन गया, कोई ना कोई तो कमी निकलेगी निकलेगी, कभी किसी ना किसी एक्ट में। आप कोई काम करते हो तो भी कमी निकलती है। तो अगर कोई एक्ट बना रहा है, कोई संसद एक्ट बना रही है, तो उस एक्ट में जो कमी निकलेगी वो धीरे धीरे सुधार की जाती है। जैसे जीएसटी अभी 72-73 मीटिंग्स हो चुकी है, फिर भी अभी जीएसटी पूरी तरीके से एप्लीकेबल मतलब नहीं हुआ, अभी भी पेट्रोल पे, इलेक्ट्रिसिटी पे बाकी पड़ा है। वैसे ही इस एक्ट को पूरी तरीके से लागू करने के बावजूद भी कुछ परिवर्तन करने रह गए थे, जो 56 में किए थे, 76 में किए थे, 87 में किए थे। ये संशोधन किए थे, कह सकते हो आप, संशोधन किए थे। तो बेसिकली हमने अभी तक इतना डिस्कस किया है। इस पूरे डिस्कशन में हमें कुछ पॉइंट सामने आए हैं, पॉइंट लिख रहा हूं। नंबर 1, इंडस्ट्री एक्ट बना कब था? इंडस्ट्री एक्ट की बात करते हैं। तो इंडस्ट्री एक्ट सबसे पहले आपका बना था 1881 में। उसके बाद उसको परिवर्तित किया गया 1934, फिर उसको परिवर्तन किया गया 1948। अभी 1948 चल रहा है, लेकिन इसमें भी बहुत बार परिवर्तन किए गए थे। 1948 के अंदर भी हमने कितनी बार परिवर्तन किए? 3 बार। नंबर 1, 1956 में परिवर्तन किया, एक 1976 में किया, और एक 1987 में किया परिवर्तन। ये तीनों परिवर्तन है, ठीक है। और ये हमारे एक्ट बने हुए 3। तो अभी तक हमने ये चीज डिस्कस की है, और इसमें एक चीज और डिस्कस की है कि अगर हम ये एक्ट बात करें कि ये एक्ट 1948 में लागू कब हुआ, तो भाई ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 1949 को। 1 अप्रैल 1949 को ये लागू हो गया था ये एक्ट। लेकिन बना कब था और इसको स्वीकृति कब मिली थी? तो 23 सितंबर को 1948 को स्वीकृति मिल गई थी गवर्नर से, तत्कालीन गवर्नर से। और इसका 28 अगस्त 1949 से ये पूरी तरह से बना था। ये तीनों बातें आपको ध्यान में रखनी है 1948 के रिगार्डिंग है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रहे कि 1900 जो इंडस्ट्रियल एक्ट है वो बना कब था, गवर्नर ने सिग्नेचर कब किए थे, और लागू कब हुआ था। तीनों चीजें मैंने समराइज नोट्स में लिख दी है, तो आपको चीजें याद रहे, ठीक है। ये आपका समराइज हो गया। अब मैं इन चीजों को क्लियर कर रहा हूं ताकि ये चीजें आपके लिए एकदम इजी बन जाए, ठीक है। मैंने जो भी पढ़ा है वो सारा मैं सारा समराइज साथ साथ में कर रहा हूं। टॉपिक अपना वही चल रहा है, इंडस्ट्रियल लॉ। औद्योगिक
औद्योगिक संनियम बोल दो, कानून बोल दो, एक ही बात। अब अगर मैं इसकी नेक्स्ट बात करूं तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे? दूसरा हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट। तो स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो इस कानून का मुख्य उद्देश्य ये था कि सोशल चेंज लाना था। क्या लाना था? सोशल चेंज। सोशल चेंज मतलब सामाजिक सुधार करना था। सामाजिक सुधार करना इसका मेन उद्देश्य था। अगर सामाजिक सुधार हो जाए, सोशल चेंज हो जाए, और कुछ नहीं करना। वो क्या ये चाहता था कि लेबर को मतलब वेलफेयर मिले, उनको अपने काम के अकॉर्डिंग उनको सैलरी मिले। ये इस कानून का मुख्य रूप से ये था उद्देश्य। इसमें ये था कि मजदूरों को उनके काम के बदले सैलरी अच्छी मिल जाए, ठीक है, जो कारखानों में सुविधाएं मिल रही है वो अच्छे तरीके की हो, कोई श्रम का कल्याण कर रहे हो, कोई कारखाने में कोई दुर्घटना होगी किसी वर्कर के तो उसको सुरक्षा मिल जाए। इसके अलावा कोई समाज को सुरक्षित रखने के लिए खतरनाक प्रक्रियाओं से रोकने की बचाव में रखना, जैसे कोई अग्निशमन यंत्र लगाना कारखानों में, ठीक है, और किसी वर्कर के लग गई तो मेडिकल ट्रीटमेंट की व्यवस्था भी करना। सारा कुछ नियम और कानून बनाने के लिए इस अधिनियम की स्थापना की गई थी। तो फिर आता है हमारे पास इस अधिनियम का विस्तार। तीसरा आता है हमारे पास इस अधिनियम का विस्तार, मतलब ये बोल सकते हैं स्कोप ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के क्या स्कोप थे? तो स्कोप ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के क्या स्कोप थे? तो स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं स्कोप की, तो सबसे पहले अगर इसकी बात की जाए स्कोप की, तो स्टूडेंट सबसे पहले कारखाना शब्द आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, कि कारखाना क्या है, कि यह अधिनियम लागू किस पे होता है। तो यह अधिनियम है ना उन सभी को जो कारखाना शब्द में आते हैं उन सभी पे लागू होता है। यह अधिनियम 1970 से पूरे भारत में लागू हो गया था। 1970 से, जबकि हमें पता है कब से लागू हुआ था, 49 में तो बना था, 56, 76, 70 से ये लागू हो गया था। ये रह सकते हैं जब से ये लागू हुआ 1970 के बाद, हालांकि लागू तो होना था 49 से ही, लेकिन 70 में अपने अस्तित्व में आ गया था। और ये कह रहा है कि कारखाना अस्तित्व में आने के बाद ये सभी कारखानों पर लागू होता है जब तक कि इनमें से किसी अधिनियम के क्षेत्र से बाहर न निकले हो। मतलब ये सभी कारखानों पर लगता है। 1970 से सभी कारखानों पर लागू होता है। ये बात समझ आ रही है? इट इज एप्लीकेबल ऑन एवरी इंडस्ट्री। एप्लीकेबल ऑन एवरी इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री पे लगता है जो इंडस्ट्री बनी हुई है, जिनको इस अधिनियम के तहत श्रमिक के रूप में परिभाषित किया गया है, उनको भी ये अधिकार मिलते हैं। मतलब ये क्या कहता है, अगर सरकार ने जारी कर दी कोई अधिसूची, चाहे 10 हो चाहे 20 हो, श्रमिक क्यों ही नियुक्त हो, चाहे किसी इंडस्ट्री में 10 श्रमिक हो चाहे 20 हो, दोनों इंडस्ट्रियों पर क्या लगता है? आपके ये एक्ट लगता है। इस अधिनियम चाहे सदस्य कम हो चाहे सदस्य 10 हो, चाहे मेंबर यानी जो लेबर है वो आपकी 10 हो चाहे 10 से ज्यादा हो, चाहे 20 हो, कम से कम अगर 10 है तो लगेगा, डेफिनेटली लगेगा। फिर अगर हम बात करें इसके अंदर कुछ परिभाषाएं दे रखी है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम परिभाषाओं की बात करें तो सबसे पहले आपको दे रखा है कारखाना। कारखाना की क्या परिभाषा है? इंडस्ट्री। तो स्टूडेंट इंडस्ट्री की परिभाषा क्या है? तो सबसे पहले आपको ये बता देते हैं इंडस्ट्री क्या है। ऐसा कोई भी स्थान जहां पर उत्पादन प्रक्रियाएं की जाती है और कम से कम 10 या 10 से अधिक श्रमिक कार्य करते हो। इट रेफर टू द एनी प्लेस वेयर मिनिमम 10 और मोर देन 10 मेंबर आर वर्क एज लेबर, दैट एरिया दैट प्लेस इज नोन एज इंडस्ट्री। कम से कम 10 काम करते हो, 10 से ज्यादा काम कर रहे हो, 20 कर रहे हो, 20 से ज्यादा कर रहे हो, ऐसे प्लेस को हम इंडस्ट्री बोलेंगे जहां पर सारी की सारी उत्पादन प्रक्रियाएं कार्य कर रही हो। अगर शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, नॉर्मल सी बात है, अगर शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है तो 10 चाहिए, और शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा रहा तो 20। अब यहां पर शक्ति का प्रयोग करने का मतलब क्या है? 10 सदस्य है जहां शक्ति का प्रयोग हो रहा है, मतलब, और 20 सदस्य कम से कम जहां पर शक्ति का प्रयोग नहीं हो रहा। अब जैसे मान लो
एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर शक्ति का मतलब क्या है? पावर। अगर कोई इंजन वगैरह, कोई पावर ईंधन अगर यूज हो रहा है उस फैक्ट्री में, चाहे 10 बंदे हो तो भी लगेगा। लेकिन अगर मान लो कि कोई ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर 20 सदस्य लग रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री में 17 है, मान लो 17 सदस्य काम कर रहे हैं, कोई इंडस्ट्री है, लेकिन वो इंडस्ट्री काम क्या करती है? इंडस्ट्री का काम सिर्फ है, सपोज उसमें कोई भी मशीन नहीं लगती, तो फिर इंडस्ट्री को बोल रहे हैं। हो सकता है उसमें कुछ और वर्क होता हो। ऐसे इंडस्ट्री जिसमें पावर का यूज बिल्कुल भी नहीं हो रहा हो, हाथ से बना रहे हो श्रमिक, जैसे भट्टा। अब भट्टे के अंदर कोई शक्ति प्रयोग हो रही है क्या? सिर्फ अग्नि की शक्ति। तो ऐसे इस इंडस्ट्रियों पर 20 सदस्य लागू होंगे। शक्ति का मतलब यहां पर क्या है? पावर, जो ईंधन है वो। अब उसमें लग नहीं रही, तो 17 सदस्य है किसी इंडस्ट्री में, तो वहां नहीं लगेगा अगर ईंधन प्रयोग में नहीं आ रहा। लेकिन 7 सदस्य है किसी इंडस्ट्री में, लेकिन वहां पर ईंधन प्रयोग में आ रहा है तो लागू होगा, इसमें लागू नहीं होगा। तो मेन आपका कंसेप्ट ये है, पहले तो ये चेक करना पड़ेगा शक्ति का प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर शक्ति का प्रयोग हो रहा है तो कम से कम सदस्य चाहिए 10, और नहीं हो रहा तो चाहे 20 भी हो, 19 भी हो, तो भी लागू नहीं होगा। क्लियर है क्या ये चीजें? होप कि आपको ये चीजें क्लियर होगी कि कितने सदस्य हमें चाहिए और कितने सदस्य हमें लगाने के लिए चाहिए। ये दोनों बातें क्लियर है। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं किन कारण, किन जगह ये एक्ट नहीं लगता, अपवाद। इसके अपवाद क्या है कि कहां कहां ये एक्ट लागू नहीं होता। तो कुछ अपवाद तो होते हैं, तो अपवाद हम पढ़ लेते हैं। तो जहां ये कारण लागू नहीं होता, अपवाद, तो ये कहां कारण लागू नहीं होता? 5 जगह कारण लागू नहीं होता। नंबर 1, खान अधिनियम। अगर कोई खान अधिनियम लग रहा है तो उस पर लागू नहीं होगा। कोई खान का अधिनियम बना हुआ है 1952, खान अधिनियम में ये लागू नहीं होगा। जैसे कोई बजरी निकाल रहे हैं, कोई जस्ता, तांबा, सीसा, कोई पदार्थ निकाल रहे हैं, कोई तत्व निकाल रहे हैं, मिनरल्स निकाल रहे हैं, तो उसमें ये लागू नहीं होगा, क्योंकि वहां पे खान अधिनियम होता है। और संघ सरकार की कोई सेना की चलायमान इकाई, संघ सरकार की कोई चलायमान इकाई मतलब ऐसी कोई इकाई संघ सरकार की, केंद्र सरकार की, जो चलायमान कार्यशाला है, ये सकते हैं, सॉरी, सेना की चलायमान इकाई, मतलब कोई सेना ने अगर कोई चीज बनाई है तो वो इसमें आए, मतलब सेना वाला नहीं आएगा। सेना से संबंधित अगर कोई उत्पादन हो रहा है तो वो इसमें कारखाने में नहीं आएगा। तीसरा, रेलवे नहीं आएगा इसमें, रेलवे की चलायमान इकाई, रेलवे नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, और खान भी नहीं आएगा। 3 चीजें होगी। चौथा आता है होटल, रेस्टोरेंट और खाने पीने के सामान। होटल, रेस्टोरेंट और खाने पीने के सामान। अब आप कहें तो सर होटल में भी तो खाने और पीने की होती चीजें, खाने और पीने की चीजें होती है, लेकिन उसको इस इंडस्ट्री में शामिल नहीं किया हुआ, इस इंडस्ट्रियल लॉ में शामिल नहीं किया हुआ। और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कंप्यूटर यूनिट, यदि उस परिसर या उसके किसी भाग में निर्माण प्रक्रिया नहीं की जाती तो इलेक्ट्रॉनिक यूनिट है, इलेक्ट्रॉनिक यूनिट, वो भी इसका भाग नहीं होगी। क्लियर है क्या? चलिए, एक ये भी दिया हुआ है, श्रमिकों की संख्या गिनते वक्त एक दिन में सभी पारियों, सभी समूह में श्रमिकों की संख्या को जोड़ा जाएगा, चाहे वो श्रमिक पार्ट टाइम हो, फुल टाइम हो, सारे श्रमिक को हमें जोड़ना है। तो अपवाद कौन कौन से हैं, एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं ताकि वो चीजें आपकी क्लियर आ जाए। तो एक बार मैं आपको रिकॉल कर लेता हूं ताकि अच्छे से क्लियर आ जाए। तो स्टूडेंट्स देखना कौन कौन सी चीजें हैं। नंबर 1 आपको दे रखा है कि खान अधिनियम में जो 1952 में लग रहे हैं वो नहीं आएंगे। नंबर 2, अगर हम बात करें तो सेना के कोई भी चलायमान इकाई नहीं आएगी, रेलवे की कोई चलायमान इकाई नहीं आएगी 3 नंबर पे। 4 नंबर पे कोई भी रेस्टोरेंट, होटल, उनकी सेवाएं शामिल नहीं होंगी। और लास्ट हमारे पास रहता है इलेक्ट्रॉनिक यूनिट एस्टेब्लिश हो कहीं भी, तो वो भी इसका भाग नहीं है। रेलवे के बाद सेना के बाद आपका आ गया आपका होटल रेस्टोरेंट, इसके बाद आ गया आपका इलेक्ट्रॉनिक यूनिट, और सबसे पहली कौन सी,
खान, वो नहीं है। क्लियर है क्या? इसको याद करने का तरीका यही है कि केंद्र सरकार के उपक्रम है वो नहीं आएंगे, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल लॉ को इसको याद करना है, तो यहाँ पे खान, सरकार, रेलवे, होटल, इलेक्ट्रॉनिक यूनिट, ये 5 चीजें आपके इंडस्ट्रियल लॉ का भाग बिल्कुल भी नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास के अंदर हमने इतना ही किया है। कल की क्लास के अंदर हम इसके नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो आगे हम डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट प्रोसेस। तो आज की क्लास के अंदर हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट की क्लास में हम इसको अच्छे से करेंगे और भी अच्छे से। अभी मैंने ये करवाया आपको लॉजिक्स नियम, होप कि आपको ये चीजें क्लियर होगी कि इंडस्ट्री एक्ट लागू कब से हुआ था। तो 1 अप्रैल 1985 पूरी तरीके से लागू हो गया था और 1948 अगस्त में ये बन गया था। सितंबर में इसको गवर्नर से परमिशन मिली थी और 1949 में ये पूरी तरीके से लागू हो गया था। और अगर हम बात करें तो बेसिकली इसमें परिवर्तन बहुत बार हुए थे। तो सबसे पहले एक्ट बना था 1881 में, उसके बाद बना था 1934 में, फिर 1948 में, फिर 1976 में, फिर 1956 में, फिर 76 में, फिर 87 में। इस तरीके से चेंजेस होते रहे। इसको मेन ऑब्जेक्टिव ये है सामाजिक सुरक्षा करना और श्रमिकों को उनका हक दिलाना। स्कोप क्या था? ये सभी कारखाने लगते हैं चाहे संख्या 10 हो चाहे 20 हो, और संख्या के आधार पर हम कारखाना किसे कहेंगे? अगर किसी स्थान पर उत्पादन प्रक्रिया हो रही है और शक्ति का प्रयोग हो रहा है तो 10, नहीं हो रहा तो 20। इसके अलावा अपवाद की बात करें तो खान अधिनियम पे लागू नहीं होता, रेलवे पे लागू नहीं होता, सेना की चलाई में इकाई पे लागू नहीं होता, इसके होटल रेस्टोरेंट में लागू नहीं होता, और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डाटा है उस पर यार लागू नहीं होता। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर कनेक्टिंग विद अस। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्थ। इसी तरीके की इंडस्ट्रियल लॉ की नेक्स्ट वीडियोस आती रहेगी। धीरे धीरे हम सारे लॉ कवर करेंगे हमारी वीडियो में। इंडस्ट्रियल, मिनिमम वेजेस, एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, बोनस एक्ट, ईपीएफ एक्ट, ग्रेजुटी एक्ट, मटेरियल बेनिफिट एक्ट, एप्रेंटिस एक्ट और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट। इस तरीके के हम लगभग 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, लगभग 11, 12, 13 एक्ट कवर करेंगे भी। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट भी करेंगे, ट्रेड यूनियन एक्ट भी करेंगे। तो लगभग 10-15 एक्ट हम कवर करेंगे। तो फाइनली हमने इस क्लास के अंदर ये डिस्कस किया है कि हमने 13 एक्ट के अंदर पहला एक्ट इंडस्ट्रियल एक्ट की स्टार्टिंग कर दी है। तो ये एक्ट हमारा लगभग 8-10 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्थ। थैंक यू।